बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफीक रिजवी और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरीज सच्ची कहानी। नाज़रीन और सामीन, आज का मेरा अनवान बहुत ही संजीदा है, तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त इसको मुकम्मल पूरा सुनेंगे और इसको सुनने के बाद एक दूसरे के साथ तामन के लिए हाथ बढ़ाएंगे। तो आज का मेरा अनवान है कोरोना वायरस और प्राइवेट स्कूल्स की बर्बादी। कोरोना वायरस 2019 में जब ये इसने कदम रखा तो तबाह बर्बादी ये अपने साथ ले आया। अब माहौल जो था वो हम बड़े फ्री होके सारे निजाम को चला रहे थे, लेकिन जब इसका अटैक हुआ हमारे ऊपर, इसने कई जानें लेनी शुरू कर दी, तो हमारा माशरा जो वो खौफ में मुब्तला हो गया। अब हुआ यूं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो असातिज़ा थे उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें वगैरह आ रही थी, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनके साथ किसी ने तावन नहीं किया। वालिदैन हज़रात थे, 80% लोगों के कारोबार उन दिनों में चल रहे थे जिन्होंने असातिज़ा के साथ तावन नहीं किया, जिस वजह से प्राइवेट स्कूल्स वालों को काफी ज्यादा टीचर्स को स्कूल से निकालना पड़ा। जारी बात है वो उनको पेमेंट नहीं कर सकते थे। अब मुश्किल हालात तो सबके ऊपर थे, लेकिन उसमें अगर 100 की बजाय 80% वालिदैन भी तावन कर देते तो वो स्कूल बंद नहीं होने थे। हमारे टीचर्स जिन्होंने इन स्कूल्स को बनाने के लिए अपनी उम्र के 10-10, 15-15 साल जाया किए थे, ओवर रेंट की बिल्डिंग में वो रह रहे थे, वो भी अपने इस बिजनेस से, अपने इस कारोबार से हाथ धो बैठे। रीजन ये बनी कि वालिदैन ने फीस पे करनी थी प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने उससे बिल्डिंग का रेंट निकालना था, रेंट के साथ उसने टीचर्स को पे करना था, और उसके बाद जो बचता है प्राइवेट स्कूल्स वालों के पास वो उन्होंने अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना था। जब वालिदैन ने तामुन करना इस मुश्किल सिचुएशन में छोड़ दिया तो स्कूल मालकान जो थे ज्यादातर मुतासर जो हुए, जिनकी बिल्डिंग किराए के ऊपर थी, वो किराया ना दे पाए, जिससे जो मालिक थे बिल्डिंग के, उन्होंने उनको कई को निकाल दिया कि अपना भाई सामान उठाएं, जब आप हमें किराया नहीं दे सकते। वहां पे नए लोग आने शुरू हो गए, और जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल के साथ अटैच थे उनको फिर वो जारी बात उस स्कूल के सरबराह ने निकालना था। जारी बात उनकी सैलरियां पे नहीं होंगी, जब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही उनके बंद हो चुके तो वो सैलरी उनको कैसे दे पाते, उन्होंने निकाल दिया। तो 2019 में जब ये बीमारी हमारे पास आती है, हमने प्लान ऐसे नहीं किए जिसमें गरीब भी बच जाता, गरीब का भी दाल रोटी जो वो चलता रहता। हमने ऐसे प्लान्स नहीं किए, हमने कारोबार को ठप कर दिया, बंद कर दिया, जिससे नुकसान ये हुआ कि जो मैक्सिमम लोग जिनका ताल्लुक प्राइवेट एजुकेशन के साथ था, जिनका सोर्स ऑफ इनकम भी प्राइवेट स्कूल्स के साथ मुल्का था, वो सारे का सारा उनका पानी फिर गया वो किए हुए के ऊपर। बिल्डिंग के रेंट्स इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने उस मामलात को क्लोज करना चाहा कि हम कोई और काम कर लेते हैं। आज वही बच्चे को पढ़ाने वाले असातिज़ा मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर मास्क बेच रहे हैं, किसी ने फ्रूट का काम कर लिया है, कोई उबर बाइकिया के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। मतलब उसका जो फील्ड था, जिसका वो एक्सपर्ट था, माशरे ने मिलकर उसको उसका फील्ड ही छीन लिया। अगर सब ने तावन किया होता, आज हमारा वो मास्टर लेवल पे जो मौजूद टीचर है, जिसकी एजुकेशन साइंस के साथ 16 है या 16 प्लस है या 14 प्लस है, मैक्सिमम हमारी बहनें जो इन कारोबार से हाथ धो बैठी हैं, जिनका आटा दलिया सारा चल ही इससे रहा था, बंद हो गया, वो अब किसी ने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। वहां पे आपको पता है कि हमारे फैक्ट्री हजरात में हमारी लेडीज को कितना तहफ़्फ़ुज़ है। वो टीचर जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को डिजाइन कर रही थी,
उनको वहां से निकल के फैक्ट्री के कामों में जाना पड़ा, जहां पे मैक्सिमम अनपढ़ लोग होते हैं और उनको किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता। तो माशरे में इंतशार अगर नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? ये बुनियाद से शुरू हुआ और एंड तक इसका जो नुकसान पहुंचा, एंड तक नुकसान पहुंचा। 3 स्टेप में हर नुकसान हुआ। बिजनेस का, स्कूल मालकान तो होना ही होना था, लेकिन जो साथ उसके पुअर तबका था, गरीब था, जैसे कोई सफाई वाली आपी या सफाई वाला भाई था, वो भी इससे मुतासर हुआ। तो जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी अगेन इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कितने लोग जो हैं वो इस इदारे से मुंसलिक थे। अब उनके हमने ऑपोजिट क्या सोल्यूशन निकाला है? अब उनके अगर कारोबार बंद हो गए तो वो किस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे? 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपया बिल्डिंग्स के रेंट्स हैं, वो कहां से निकालेंगे? वो और अपने 3rd लेवल पे आता है कि वो टीचर्स के साथ साथ अपना वो रोजी रोटी का सिस्टम कैसे चलाएंगे। एक बंदे को जिसको एक्सपीरियंस एजुकेशन का है, वो किसी और फील्ड में जाके वो किस तरीके से वर्क कर पाएगा? लोग मजाक उड़ाएंगे, वो लोग ये कहेंगे जनाब इसकी तालीम एमफिल है और ये कर क्या रहा है, फैक्ट्री में 18,000-16,000 रुपए के ऊपर हमारे साथ काम कर रहा है, तो फिर हम इससे अच्छे नहीं है, हमने तालीम हासिल नहीं की और हम 16-18,000 रुपए के ऊपर कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों के ज़हन में ये आता है कि ये वबा कौन सी हमेशा के लिए आई, चंद दिनों के लिए, भाई जब एक बार काम बंद हो गया, बच्चे भाग के दूसरे स्कूलों में चले गए हैं, वो सरकारी स्कूलों की तरफ उनके एडमिशन हो गए, तो भाई किस तरीके से वो अपने आप को दोबारा मैनेज कर पाएगा? उसको अगर वो उन काम को छोड़ के वापस भी इस काम की तरफ भी आ जाता है तो मेरे ख्याल में 5 से 10 साल में वो अपना कर्जा उतारेगा और फिर में भी हो सकता है उतनी स्ट्रेंथ फिर भी ना वो मैनेज कर पाए, तो उसके पास उतनी स्ट्रेंथ फिर भी ना हो सकता आ पाए। तो हमें चाहिए था, हम सबको चाहिए था, हमारे बड़े जो सरबराहान हैं उनको चाहिए था कि पॉलिसीज इस कदर बनाते जहां पे SOPs के खिलाफ काम हो रहा था उन स्कूल्स को बंद कर देते, लेकिन उनको ना बंद करते जो सही तरीके से चल रहे थे। सेकंड जो इशू है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। एक वालिदैन जो 700-800 रुपया दिहाड़ी का ले रहा है, मजदूरी कर रहा है, मिस्त्रियों के पीछे जा रहा है या वो किसी और फील्ड में जा रहा है, 700-800 रुपया या 1000 रुपया वो दिहाड़ी ले रहा है। जिस कदर महंगाई पहुंच चुकी है, जिस कदर महंगाई फैल चुकी है, भाई वो अपने घर का सर्किट नहीं चला सकता, वो एक बच्चे को मोबाइल के ऊपर पैकेज लगवा के कैसे देगा? पहली बात। दूसरी बात इसी कैटेगरी में कि वो उसके 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चों का जो क्लासेस का टाइम है वो 8 से लेके 10 बजे तक है या 10 से लेके 12 बजे तक, या कोई भी आप लगा लें, उसमें वो अपने तीनों बच्चों को किस तरीके से लैपटॉप या मोबाइल देके देगा? जो अपने घर के लिए अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, वो अपने नस्लों को, अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे तालीम दिलाएगा? और फिर मैक्सिमम लोग जो हमारे मुल्क में मौजूद है, उन बेचारों के बच्चों को हमें डिजाइन करने में, हमें सामने बिठा के पढ़ाने में हमें 1-2 साल का वक्त दरकार होता है। हम उसको फासले के ऊपर बैठे हुए हम कैसे मैनेज कर पा सकते हैं? उसको नहीं कर सकते हम। इसलिए इन स्कूल्स की बंदिश में वालिदैन और गवर्नमेंट ये सोचे कि जिन लोगों के बिजनेस ये थे या जो एजुकेशन के साथ मुंसलिक लोग थे, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनको उनके बिल्डिंग के जो मालकान है वो क्या क्या बातें सुना रहे हैं, और उन्होंने जिनकी तालीम एमफिल या MA मास्टर लेवल या जिन्होंने BSc BS किया हुआ है, वो मुख्तलिफ तरह के कामों के ऊपर जा रहे हैं, उनको माशरे वाले क्या कह रहे हैं। जब ये चीज हम सोचेंगे तो हमें एक दूसरे के साथ तामन का सबसे पहले हाथ बढ़ाना चाहिए। तो तमाम वालिदैन को भी ये चाहिए कि वो हमें फीस दें ताकि हम उसकी कलेक्शन करें, कलेक्शन करके हम उनको किराए वाले को किराया दें, टीचर्स अपनी को तनख्वाह दें,
ताकि माशरे का वो सर्किट बहाल हो सके। बीमारी ये 10 साल नहीं जाती, तो 10 साल में क्या एजुकेशन का जो फील्ड है इसको बंद कर देना चाहिए? अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन तो एक मैंने पहले बता दिया कि एक गरीब जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, मैं डीपीएस स्कूल की बात नहीं कर रहा, किसी ब्रांडेड स्कूल की बात नहीं कर रहा कि वो ब्रांड है, मैं छोटे तबके के स्कूल्स की बात कर रहा हूं, वहां पे कैसे मैनेज हो पाएगा? लोग हमें 500 पर मंथ फीस नहीं दे पाते, वो किस तरीके से हर मोबाइल के ऊपर अलग अलग उनको नेट का पैकेज लगवा के देगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग वो किस तरीके से उसको मोबाइल लेके देगा? ये नहीं हो सकता। खुदारा इसके ऊपर हमारे जो आला अफसरान है वो इसके ऊपर नजरसानी करें और माशरे को मजीद बेराहरवी का शिकार होने से बचाएं। अगर किसी भाई को बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। ये मेरा जहन था, मेरा ख्याल था, मेरी सोच थी, मैंने कह दिया। आप भी इसमें कोई इजाफा करना चाहते हैं तो कमेंट्स की सूरत में जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।